एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आप हेल्दी स्किन को कैसे डिफाइन करते हो? अच्छी स्किन तो इज अ रिजल्ट ऑफ हाउ यू ट्रीट योर स्किन। किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की सेंसिटिव। ब्लॉटिंग पेपर अर्ली मॉर्निंग में आपने अपने स्किन पे लगाया और फिर उसको लाइट में देखा, अगर उसमें थोड़ा ऑयल आता है तो वो एक अलग तरह से दिखेगी। अगर ऑयल नहीं है, ड्राई स्किन है, तो वो एज इट इज रहेगी। प्रोडक्ट्स किस हिसाब से स्किन पे लगाना चाहिए? लेयरिंग होती है कि अलग अलग, जैसे मॉइस्चराइजर की, क्लींजर की, इन सब की? मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगा के फिर मेकअप कर सकते हैं। SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर एक प्रॉपर्टी होती है सनस्क्रीन की कि वो एक पर्टिकुलर सनस्क्रीन आपको किस हद तक सन से प्रोटेक्शन दे रही है। किसी की लिप्स डार्क होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? पिंपल्स वगैरह। हाइड्रा फेशियल क्या होता है? आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, फिलर, बोटॉक्स, इन सब। जी, फिलर्स एंड बोटॉक्स एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है। ये नॉर्मल स्किन केयर रूटीन नहीं होता, ये एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है शुगर कम खाएंगे तो अपनी स्किन हेल्दी रहेगी, ज़्यादा पानी पीने से स्किन ग्लो करती है। सच है? व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उनकी वजह से भी एक्ने ठीक होते हैं? बैलेंस करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती है, जिस वजह से एक्ने में भी इम्प्रूवमेंट आता है। एक होती है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, दूसरी होती है मेडिकल डर्मेटोलॉजी। इनमें क्या डिफरेंस है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज की हमारी क्यूरियोसिटी है हमारी स्किन। हर कोई स्किन के किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। किसी इंसान के एक्ने, पिंपल्स या फिर टैनिंग। इस स्किन को एक्सप्लोर करने के लिए हमने इन्वाइट किया है एक डर्मेटोलॉजिस्ट को। आज हम उनसे जानेंगे एक नॉर्मल हेल्दी स्किन कैसी होती है, कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट होती है, स्किन टैनिंग को कैसे रोका जाए। आज के हमारे गेस्ट का नाम है डॉक्टर CV निजावन। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, किसी न किसी पर्सन के या तो पिंपल्स होते हैं या एक्ने होते हैं या फिर टैनिंग होती है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि हेल्दी स्किन कैसी होती है। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आप हेल्दी स्किन को कैसे डिफाइन करते हो? अच्छी स्किन इज़ अ रिजल्ट ऑफ हाउ यू ट्रीट योर स्किन। अगर आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी स्किन बुरी फील होगी, आपको दिखेगी भी बुरी। और अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको अपने आप भी फील गुड होगा और दिखेगी भी अच्छी। सो ये सिर्फ एक केयर की बात है जो डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन अ हेल्दी स्किन एंड अ नॉट सो हेल्दी स्किन। स्किन को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो सबकी स्किन अलग अलग होती है। किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की सेंसिटिव। तो कौन सी स्किन के लिए कौन सा बेस्ट रहता है? जी, पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि स्किन टाइप आपका है क्या। बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमारी स्किन पता नहीं कैसी है, नॉर्मल है कि सेंसिटिव है कि ऑयली है। सो इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो आप खुद ही कर सकते हैं। एक तो होता है वॉश टेस्ट। जैसे आप सुबह उठेंगे, आपने एक बार क्लेंजर से फेस वॉश किया और आधा घंटे तक आप बिना किसी स्किन प्रोडक्ट के अपना स्किन को ऑब्जर्व करें। आपका स्किन अगर थोड़ी सी रफ और फ्लेकी फील होती है, यानी कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी शाइन कर रही है, इसका मतलब है ऑयली स्किन है। और अगर आपकी जो ये टी जोन होता है, ये टी जोन अगर थोड़ा सा शाइन कर रहा है, वो एक तरह से कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है कि बीच का टी जोन शाइन कर रहा है और जो बाकी सराउंडिंग स्किन है वो ड्राई है। और अगर थोड़ी रेडिश है, थोड़ी एक्स्ट्रा रैशेस से दिख रहे हैं, तो मतलब कि आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है। सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और थोड़ा साइंटिफिक मेथड ये है कि एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, उसको भी आप एक बार यूज़ करके आप अपना स्किन का टाइप पता कर सकते हो कि अपना ब्लॉटिंग पेपर आपने अपनी अर्ली मॉर्निंग में आपने अपने स्किन पे लगाया और फिर उसको लाइट में देखा, अगर उसमें थोड़ा ऑयल आता है तो वो एक अलग तरह से दिखेगी। अगर ऑयल नहीं है, ड्राई स्किन है, तो वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये कुछ तरीके हैं कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा स्किन टाइप कैसा है। सेकंड थिंग इज़ कि स्किन टाइप पता होने के बाद हम ये एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें किस तरह के स्किन प्रोडक्ट चूज़ करने चाहिए। एक जनरल नॉलेज अबाउट स्किन प्रोडक्ट्स आई फील कि थोड़ा लैकिंग है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है और वो बहुत ऑयली क्रीम लगा रहे होते हैं, तो उस वजह से और एक्ने हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को।
तो ये पता करना, ये एक अवेयरनेस होना कि आपकी पर्टिकुलर स्किन टाइप कैसा है और किस टाइप की स्किन को कैसे प्रोडक्ट सूट करते हैं, वो एक अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है जो कम है। आपने ऐसी क्या गलतफहमी नोटिस की है जो लोगों में आप देखते हो अक्सर? जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि जो घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, वो बिल्कुल सेफ होते हैं। जैसे मुल्तानी मिट्टी ये सब। हाँ, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा सबसे कॉमन। लोग डायरेक्ट प्लांट से एलोवेरा लगा के अपने निकाल के अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे होते हैं। या फिर जैसे घर के और प्रोडक्ट्स, बेसन, दही, ये मैं ये नहीं कह रही, उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, लेकिन एक जनरल एक परसेप्शन है लोगों का कि हम घरेलू कुछ होम रेमेडीज़ कुछ हम फॉलो करेंगे तो टोटली सेफ़ है वो। ये सबसे बड़ा एक मिथ है कि ऑल होम रेमेडीज़ आर सेफ़। वो नेचुरल है ना, इसलिए लोगों को ट्रस्ट रहता है उन लेकिन पे। नेचुरल है तो आप ये भी समझिए कि उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे एलोवेरा है, डायरेक्ट प्लांट से निकालने पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वो क्रूड फॉर्म में लगा कॉन्सेंट्रेटेड रहे फॉर्म हैं। में है। तो वो डायरेक्ट स्किन पे लगाते हैं तो वो इरिटेशन रिएक्शन होता है। हम लोग तो देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ये कंप्लेन लेके कि हमने तो एलोवेरा लगाया था बट रिएक्शन हो गया, रैशेस हो गए, बर्निंग हो गई। तो ये जैसे टूथपेस्ट लगा लेते हैं हाँ। कुछ लोग, अनियन गार्लिक लगा लेते हैं ये सोच के कि सूख जाएंगे एक्ने। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहती हूँ कि नॉट ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स या होम रेमेडीज़ आर सेफ फॉर योर स्किन। वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनफैक्ट जो क्रीम्स और ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशंस होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं आपके स्किन टाइप के लिए, तो वो थोड़े डाइल्यूटेड फॉर्म होते हैं। जैसे एलोवेरा जेल आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो डाइल्यूटेड एलोवेरा जेल है। वो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बेसिक स्किन केयर रूटीन बिल्कुल सिंपल ही बनाना चाहिए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्किन केयर रूटीन यानी कि हर 1 घंटा या हर 2-3 घंटे में कुछ कुछ लगाते रहना चाहिए। और ये भी एक परसेप्शन है लोगों में कि हम जितना ज़्यादा केयर करेंगे उतनी ज़्यादा स्किन अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है, एक लिमिट में करिए। ओवर ऑब्सेशन अबाउट स्किन केयर भी नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली बेसिक स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि एक सिंपल मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करे, एक सनस्क्रीन जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे, और मेरे ख्याल से यही बहुत होता है। सिरम, टोनर, ये सब बहुत बाद की बात है। वंस यू हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हैं और आपकी स्किन हेल्दी हो चुकी है, सिर्फ इन 2-3 चीज़ों से ही हेल्दी हो जाती है स्किन। क्योंकि हेल्दी स्किन एक तरह से, हेल्दी स्किन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ परफेक्ट स्किन। परफेक्ट स्किन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हेल्दी स्किन हमको एम करना चाहिए कि हमारी स्किन हेल्दी हो, नॉट फ्लॉलेस, कि कोई दाग धब्बे नहीं हो, कोई दाने नहीं हो। आई थिंक वो तो अचीव ही नहीं कर सकता कोई, अच्छे से अच्छा खुद डर्माटोलॉजिस्ट नहीं अचीव कर सकता। तो इसीलिए हेल्दी स्किन के लिए एम करना चाहिए, और उसके लिए हमें एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए जिसमें सिर्फ एक सनस्क्रीन और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र टू स्टार्ट विद। सनस्क्रीन का बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है कि जो यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे स्किन पे, उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। तो सन और मॉइस्चराइज़र काम करता है एक रिपेयर का। हमारे स्किन सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो इन्वायरमेंटल रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, पहला स्किन कांटेक्ट ही, मतलब पहला कांटेक्ट ही स्किन से होता है। हमारे बाकी के ऑर्गन्स तो फिर भी अंदर है, लेकिन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्गन स्किन है। तो इसलिए सबसे पहला इम्पैक्ट स्किन पे होता है, और इसीलिए एक बैरियर की तरह काम करता है स्किन, कि बाकी जो कीटाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्फेक्शटिव एजेंट्स हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन देती है स्किन। तो उसको एक मॉइस्चराइज़र
बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है स्किन को। कोई भी अपने लिए अच्छा मॉइस्चराइजर या कोई सा सनस्क्रीन कैसे पता चलेगी ये उसके लिए बेस्ट है? जी, तो डेफिनेटली स्किन का टाइप पता होना ज़रूरी है। जैसे आपने 3 इंडिविजुअल टाइप की बताई थी कि एक तो ड्राई स्किन हो गई, जी, एक हो गई ऑयली ऑयली, स्किन, एक सेंसिटिव, तो सेंसिटिव तीनों के लिए अलग-अलग पता होगा। राइट। तो जिसकी स्किन ऑयली है हुँ, उसे एक वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए या जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। हुँ, जेल बेस्ड सनस्क्रीन में वाटर का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है हुँ, एज कम्पेयर टू ऑयल। हुँ, तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन इज़ आइडियल फॉर पेशेंट्स जिनकी हुँ, स्किन ऑयली हो या एक्ने ज़्यादा होते हो। दूसरा, जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको एक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। क्रीम बेस्ड यानी कि उसमें ऑयल और वाटर का प्रपोर्शन लगभग इक्वल होता है या फिर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है। तो वो दो काम करती है, एक तो सन प्रोटेक्शन करती है प्लस हाइड्रेशन का भी काम करती है। और सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और तरह तरह के सनस्क्रीन्स या मॉइस्चराइज़र ट्राई नहीं करते रहने चाहिए, उससे स्किन और सेंसिटिव हो सकती है। तो जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र सूट करता है उसी पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए हुँ। सेंसिटिव स्किन वालों को। क्लाइमेट भी मैटर करता है क्या? जी बिल्कुल, क्लाइमेट जैसे कि अभी विंटर्स हैं, हुँ, विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई, अपने आप ही ड्राई फील हाँ, करेगी। इवन जिनकी स्किन ऑयली से ऑयली है हुँ, उनकी स्किन भी एक तरह से थोड़ी सी ड्राई की तरफ व्हाइट-व्हाइट बिहेव से हो जाती करेगी, है। फ्लेकिंग हो जाती है, हुँ, रफनेस हो जाती है। हुँ, समर्स में स्किन मोर और लेस थोड़ी नॉर्मल बिहेव करती है, थोड़ी ऑयली भी बिहेव कर सकती हुँ, है। ह्यूमिडिटी जब मॉनसून होता है तब भी ऑयली हुँ, स्किन हो हुँ, जाती है। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हुँ। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी स्किन के बिहेवियर पे। कुछ लोग होते हैं सुबह अलग यूज़ करते हैं, शाम को अलग यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि सनस्क्रीन है उसे रात में यूज़ करने का कोई वो नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। सनस्क्रीन आपको अगर यूवी रेडिएशन से बचाएगी तो डेफिनेटली सनस्क्रीन आपका एक एएम रूटीन होता है, यानी कि हुँ, मॉर्निंग टू आफ्टरनून का। हुँ, और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि हम मॉइस्चराइज़र तो खैर पूरा दिन कभी भी लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट। मॉइस्चराइज़र ऑल डे लॉन्ग लगा सकते हैं आप। और कुछ नाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं कि यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमें नाइट में लगाने चाहिए। हुँ। कई लोग जैसे शाम के टाइम बाहर निकलते हैं तो पॉल्यूशन रहता है, उसकी वजह से भी कुछ क्रीम्स लगा के जाते हैं। मतलब वही है कि स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना है हुँ। फ्रॉम पोल्यूशन, फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। और जितना प्रोटेक्ट करके रखेंगे उतना ही हेल्दी स्किन रहेगी। प्रोडक्ट्स को किस हिसाब से स्किन पे लगाना चाहिए? लेयरिंग होती है क्या अलग-अलग जैसे मॉइस्चराइज़र की, क्लींजर की, इन सब की? देखिए, क्लेंजर तो एक तरह से वॉशिंग का काम करता हुँ, है, क्लेंजिंग का काम करता हुँ, है। तो सबसे पहले हमें क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। हुँ, एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ करेंगे, हुँ, उसके बाद हम डिपेंड करता है, अगर आप सिरम यूज़ कर रहे हैं तो सिरम थोड़ा लाइटर प्रोडक्ट है, तो लाइटर प्रोडक्ट पहले स्किन पे आता है, उसके बाद आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो एक जनरली लाइटर प्रोडक्ट पहले आता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हेवियर प्रोडक्ट आता है, जैसे कि मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। अगर आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं अपनी स्किन को लेके तो आपकी स्किन डल दिखेगी, आपकी स्किन पे यूवी रेडिएशंस का इम्पैक्ट दिखेगा, आपकी एजिंग फास्टर होगी। अगर आप स्किन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, वो हुँ, कैसे रख रहे होंगे कि आप तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हुँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने स्किन हुँ, पे कि आज ये लगा के देख सकते हैं, आज ये लगा के देख सकते हैं। तो दिस हैबिट कैन लीड टू ऐसी स्किन जिसमें बहुत सेंसिटिविटी हो सकती है, सेंसिटिव बिहेव कर सकते हैं कि आप अब आपने कुछ भी नया ट्राई किया तो आपकी स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगी स्किन। तो डेफिनेटली एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, बेसिक स्किन केयर रूटीन। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका कोई कंसर्न है पर्टिकुलर स्किन का कि शायद आपके ब्लेमिशेस ज़्यादा हैं, हुँ, सन स्पॉट्स ज़्यादा हैं, हुँ, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, तो उसके लिए भी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। बट डेफिनेटली
ओवरडू करने से आपकी स्किन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ही होंगे उन स्किन प्रोडक्ट्स के। तो इसीलिए एक बैलेंस, एक मॉडरेशन में करना चाहिए केयर। कुछ लोग होते हैं बिना कंसल्ट किए चूज कर लेते हैं, तो ये जी क्या हार्मफुल है उनके लिए? बिल्कुल। आपका एक तो पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है उसने स्किन की पढ़ाई करी हम्म है ना, उसने 5 साल सिर्फ स्किन की स्टडी में दी है, हम्म तो उनसे गाइडेंस लेने में कोई, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दे अंडरस्टैंड एवरी टाइप ऑफ स्किन और प्रोडक्ट्स विच आर डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर स्किन टाइप। तो इसीलिए एक हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ऐसा कोई स्किन की कंप्लेन नहीं होती है, बट दे जस्ट वांट अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, प्रॉपर गाइडेंस कि हमारी स्किन ऐसी लग रही है, आप एक बार चेक कर लीजिए एक बार। तो हम भी एक असेसमेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ लेमैन। तो हम स्किन का टाइप असेस करके हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसी सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। फिर अगर कोई स्किन पर्टिकुलर कंसर्न दिखता है कि अनइवन स्किन टोन है या डलनेस है, हम उस हिसाब से हम सिरम्स ऐड कर सकते हैं, हम कोई टोनर ऐड कर सकते हैं, हो सकता है कोई ओरल सप्लीमेंटेशन भी हम दे सकते हैं। सो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए तो बहुत बेटर हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्किन प्रोडक्ट्स के, बिकॉज मार्केट में कोई कमी नहीं है स्किन प्रोडक्ट्स की, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ही अमंग्स देमसेल्फ कि इवन एज अ कस्टमर लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक मोर और लेस एक सिंपल गाइडेड वे में चलें तो इट्स मच बेटर। बट मुझे ऐसा लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो लास्ट में जाते हैं कि आप स्किन खराब हो गई, आप संभल नहीं पा रही, तब जाते हैं जी, लोग। आयरनी यही है हाँ। कि जब स्किन पे इफ़ेक्ट्स ख़राब दिखने लग जाते हैं या स्किन पे विजिबल कोई ऐसे चेंजेस दिखने लग जाते हैं कि रैशेस हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, तब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं और फिर वी आर एक्सपेक्टेड टू जस्ट ट्रीट इट। बट उसके साथ साथ में हम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हम एक गाइड कर सकते हैं कि आपकी स्किन अब थोड़ी सेंसिटिव है तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, आपकी स्किन ड्राई है तो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं आजकल, हर प्रोडक्ट वाला कहता है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो कैसे चूज करे कोई अपनी स्किन के लिए कि ये इसके लिए बेस्ट है? सी मैं तो कहूँगी कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन के बिना कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स नहीं हम्म यूज़ करने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि महंगे से महंगा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होता है हम्म या सस्ते प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं, नॉट एट ऑल, ऐसा हम्म कुछ नहीं है। लेकिन एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन केयर एक्सपर्ट से गाइडेंस लिए बिना स्किन पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए। तो मार्केट में डेफिनेटली इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें एक जाहिर सी बात है बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होती मैं भी कंफ्यूज्ड होती हम्म कि मैं क्या लगाऊं, कौन सी सनस्क्रीन लगाऊं। हम्म बट द आइडियल वे टू अप्रोच इट इज़ कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे अपना स्किन असेस करवाइए और फिर एक जनरल बेसिक स्किन केयर रूटीन उनसे कंसल्टेशन करके फिर उसको फॉलो करें। क्या ये सच है क्या कि अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की खुद की स्किन अच्छी नहीं होगी तो लोग आएंगे नहीं उनके पास, तो उनको हम्म, अपने आप को मेंटेन करके चलना पड़ता है? ये तो है ही, ये तो है ही। मैं जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तब मैं इतनी केयर भी नहीं करती थी हम्म अपनी स्किन की, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि केयर करने से स्किन कितनी हेल्दी रहती है और हेल्दी स्किन से सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। हम्म तो इस लिए मैंने कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग हम्म टू मच। बट यस, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। हम्म। कुछ लोग हैं जो बहुत सनस्क्रीन यूज करते हैं, अच्छी वाली भी यूज करते हैं, बहुत महंगी भी यूज करते हैं, फिर भी उनकी स्किन टैन हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, सनस्क्रीन एक बार यूज़ करने से कुछ नहीं होता, हम्म सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को नहीं पता है कैसे? कि उन्हें लगता है कि एक बार सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो हम तो बहुत रेगुलरली रोज़ एक बार लगा रहे हैं, बट एक
एप्लीकेशन सनस्क्रीन से सिर्फ 2 घंटा मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि उसके इफ़ेक्ट ख़त्म हो गए तो आपकी स्किन फिर से बेयर हो गई है, डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं और स्किन पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सनस्क्रीन रीअप्लाई किया जाए थ्रू आउट द डे, यानी जब तक सन है, यानी सुबह 8 बजे से लेके दिन के 3 या 4 बजे तक सनस्क्रीन का एक कवरेज होना चाहिए। हर 2-3 घंटे में एक बार रीअप्लाई करना चाहिए। तो ये एक फैक्टर है जो मोस्टली मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि लोग नहीं रीअप्लाई करते हैं सनस्क्रीन, और उन्हें ये नहीं पता है कि उसका इफ़ेक्ट लिमिटेड होता है 2.5 ईयर्स आवर्स मैक्सिमम। अच्छा। तो एक ये भी है। दूसरी बात, लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो घर में ही रहते हैं, हमारा कोई बाहर का ट्रैवल नहीं रहता, हम तो हाउसवाइफ हैं सपोज़, तो हम तो कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं, बट तो हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं। बट द थिंग इज़ कि सनस्क्रीन लगाई इसलिए जाती है ताकि यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन हो। आप पूरा दिन घर पे तो हैं, बट घर में आपका डार्कनेस थोड़ी है, घर में भी तो यूवी रेडिएशंस आपके ग्लासेस से पेनिट्रेट कर रहे हैं, उजाला है। तो जहाँ उजाला है वहाँ पे यूवी रेडिएशंस है, जहाँ यूवी रेडिएशंस है वहाँ पे स्किन आपकी इम्पैक्ट हो रही है। तो आपको सनस्क्रीन ऑल थ्रू आउट द ईयर, ऑल डेज आपको लगाना चाहिए, चाहे आप घर में हो चाहे आप आउटडोर एक्टिविटी में हो, तो डेफिनेटली ज़्यादा लगाना चाहिए। बट इवन इफ आप घर पे रहते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन ट्वाइस तो लगाना ही चाहिए। कुछ लोगों को ऐसे मानना है कि जैसे किसी ने मेकअप कर लिया पूरा, उसके बाद सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स में। नहीं, ये तो एक मिथ है। तो उसके बाद भी लगाना चाहिए मेकअप के ऊपर भी? मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगा के फिर अच्छा। मेकअप कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ऐसी सनस्क्रीन्स आ गई हैं, फाउंडेशन बेस्ड सनस्क्रीन्स आ गई हैं, जो फाउंडेशन भी होता है और उसमें एसपीएफ भी होता है। एसपीएफ इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ऐसे फाउंडेशंस आने लग गए हैं और बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेकअप अलग से करने की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है। ऐसे सनस्क्रीन्स अगर यूज़ करें, उनको टिंटेड सनस्क्रीन्स बोलते हैं, तो वो यूज़ करें तो मेकअप की एडिशनल ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये एसपीएफ आपने भी बताया, एक तो 30 आता है, 50 आता है, अलग अलग आते हैं, क्या होते हैं अलग अलग? एसपीएफ इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कि वो एक प्रॉपर्टी होती है सनस्क्रीन की, कि वो एक पर्टिकुलर सनस्क्रीन आपको किस हद तक सन से प्रोटेक्शन दे रही है। तो जैसे अगर एसपीएफ 30 है तो वो लगभग 97% प्रोटेक्शन देती है यूवी रेडिएशन से। अगर एसपीएफ 50 है तो लगभग 98.5%, 98.7% प्रोटेक्शन दे रही है यूवी रेडिएशन से। 30 और 50 क्या है ये चीज़? 30 और 50 एक फैक्टर है, ये एक साइंटिफिक फैक्टर है, जो ये नहीं है कि 30% प्रोटेक्शन देगी या वो 50% है। 30% 95 to 96% प्रोटेक्शन देती है और 50% लगभग 97 to 98% देते हैं। SPF 80 भी आने लग गया है, जिसमें और प्रोटेक्शन होता है, लगभग 99.9% सन प्रोटेक्शन रहता है। प्लस सनस्क्रीन की एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेक्ट्रम ऑफ सनस्क्रीन। एक सनस्क्रीन के पीछे अगर आप लेबल में देखें तो उसमें एक तो SPF लिखा होगा और स्पेक्ट्रम लिखा होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक टर्म होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वो पर्टिकुलर सनस्क्रीन आपको UVA रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करेगी, UVB से भी प्रोटेक्ट करेगी। तो हमेशा अगर आप सनस्क्रीन चॉइस में कंफ्यूज हैं तो आपको डेफिनेटली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और मिनिमम SPF 50 सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। ये आपने UVA और UVB बोला, इनमें क्या डिफरेंस है? UVA रेडिएशन, ये देखिए क्या होता है, ये रेडिएशंस होती हैं, इनकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है कि वो किस हद तक हमारी जो सन है, यूवी रेडिएशंस 3 टाइप की होती हैं, एक UVA, UVB और UVC। UVC रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ज़्यादातर UVC रेडिएशन अर्थ पे नहीं पहुंचती है।
लेकिन UVA और UVB दो डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस हैं जो हमारी स्किन पे इम्पैक्ट अलग अलग करती हैं। जैसे कि UVA रेडिएशन है वो टैनिंग जल्दी करती है, UVB सन बर्न्स ज़्यादा करती है। हम्म, तो हमें दोनों टाइप के रेडिएशन से प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसीलिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। लिप्स के लिए भी कोई सनस्क्रीन आती है क्या? क्योंकि किसी किसी के लिप्स डार्क होते हैं बहुत, तो क्या रीजन है उनका? लिप्स डार्क होने के कई रीजंस हो सकते हैं। पहला तो जेनेटिक होता है कि पेरेंट्स की लिप्स की भी पिगमेंटेड लिप्स हैं, तो हो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके भी लिप्स पिगमेंटेड हों। कुछ लोग कहते हैं स्मोकिंग की वजह से भी लिप्स डार्क होते हैं। हाँ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स डेफिनेटली होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि ओवर ड्राइनेस। अगर हम लिप्स को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं इनफ तो वो फ्लेकिंग कर रही है, फ्लेकिंग से पिगमेंटेशन हो रही है। लॉन्ग टर्म ड्राई लिप्स जो है वो डार्क हो सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, स्मोकिंग तो है ही, ज़्यादा कॉफ़ी पीना, ज़्यादा कैफ़ीन इनटेक करना, उससे भी लिप्स डार्क दिख सकते हैं। और कुछ कई बार कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जैसे कि लिपस्टिक्स होती है, लिप बाम्स होते हैं, उनमें बहुत फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे स्ट्रॉबेरी लिप बाम, लिप ग्लॉस, इन सब में केमिकल्स होते ही हैं। और कुछ टाइप के लोगों में इन केमिकल से पिगमेंटेशन भी आ सकती है। और लिप के लिए सनस्क्रीन की बात कर रहे थे अपन। लिप के लिए लिप बाम्स होते हैं जिसमें SPF फैक्टर आता है। तो SPF जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सन प्रोटेक्शन फैक्टर आता है। तो हमेशा अगर आपके लिप्स थोड़े डार्कर साइड पे हैं तो हमेशा ऐसे लिप बाम्स या लिप हाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करने चाहिए जिसमें SPF फैक्टर भी हो, तो आपको सन प्रोटेक्शन देंगे। आजकल हर कोई पिंपल्स और एक्ने को लेके बहुत परेशान है, तो एक्चुअली किस वजह से होते हैं पिंपल्स और एक्ने? देखिए, एक्ने एक थोड़ी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है स्किन की, और ज़्यादातर ये हॉर्मोन्स से के इन्फ्लुएंस में होते हैं। जैसे कि जब टीनेजर्स होते हैं उनमें स्टार्ट होता है एक्ने होना। और एक्ने होते ही क्योंकि हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, जब प्यूबर्टी आती है तब हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस की वजह से एक्ने होता है। ये सारा टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, उससे रेगुलेशन होता है, तो उस वजह से होते हैं। प्लस क्योंकि इन्फ्लेमेशन मैंने कहा, तो और एक तरह का इन्फेक्शन भी होता है। पिंपल्स जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्यूटी बैक्टीरियम बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। सो ये एक कॉम्बिनेशन है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी है, एक इन्फेक्शन भी है, एक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व है, और हार्मोनल भी होता है। तो इसके बहुत कॉजेज़ हैं एक्ने के। कई बार हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, और क्लॉगिंग की वजह से एक्ने हो जाते हैं। कई बार हम बहुत ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। डाइट का भी बहुत बड़ा रिलेशन है एक्ने से। बहुत ऑयली फूड या बहुत जंक फूड खाने से भी एक्ने होता है। तो हमें सारे कॉजेज़ जो हैं, जो भी कारण हैं एक्ने के, सबको ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट देना होता है। एक फ़िक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है कभी एक्ने का। एक पर्टिकुलर पेशेंट को एक्ने हुआ है, एक पेशेंट आए हैं, तो हमें सब कुछ सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कुछ लोग उनको पॉपिंग करते हैं, मतलब फोड़ देते हैं, तो ये नुकसान है? जी बिल्कुल, ये बहुत गलत हैबिट है। इस हैबिट से क्या होता है कि मैं मानती हूँ कि एक्ने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इफ़ेक्ट होता है, और इसलिए जब कभी एक्ने हो गया तो लोग अपने आप ही कॉन्शियस होके अपने आप ही उसको खरोच देते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। बट इन द लॉन्ग रन ये हैबिट जो है उससे निशान हो जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। इसको पर्टिकुलर टर्म को ही एक्ने एक्सकोरी बोलते हैं। एक्सकोरी यानी कि एक्सकोरिएशन कर रहे हैं, खुद ही कुचल रहे हैं उसको। सो वो हैबिट बहुत ख़राब है क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस और ख़राब है कि उसकी वजह से निशान और दाग धब्बे ज़्यादा होते हैं।
तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को बताएं कि जब एक्ने हो बिल्कुल कोशिश ना करें उनको खुद हटाने की या सेल्फ ट्रीट करने की। बहुत लोगों में हैबिट होती है कि हम घर का कुछ लगा लेते हैं, सूख जाएगा एक्ने, बट ऐसा नहीं है, उससे वर्स ही होती है प्रेजेंट कंडीशन। एक्ने के बारे में कुछ कॉमन मिथ सुनी हुआ आपने कि लोग आपको बताते हो क्लिनिक पे, फिर बाद में कि नहीं ये तो बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है? हाँ, यही कि एक्ने टूथपेस्ट से ठीक हो जाता है, टूथपेस्ट हम्म। लगाने से, या गार्लिक लगा लें या अनियन लगा लें। कभी भी मैंने नहीं देखा कि ठीक हो गया हो। नीम की बार्क भी लगाते हैं जी लोग। जी जी जी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और टूथपेस्ट तो और स्ट्रॉन्ग होता है, कॉस्टिक होता है, डिटर्जेंट भी लगाते हैं कुछ लोग। तो ये बहुत बड़े मिथ्स हैं जो अ, बता देना चाहिए कि ये बहुत गलत हैं ये हैबिट्स। वेट और एक्ने के बीच में कुछ लिंक है? हाँ बिल्कुल। जी देखिए, एक्ने टीनेजर्स में होते हैं, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें ज़्यादा होते हैं फॉर श्योर। बट वेट का डेफिनेटली ये रिलेशन है कि जो लोग ज़्यादा मूव नहीं करते, जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, जो बैठे रह के काम करते हैं, जिन्हें आदत नहीं है वर्कआउट करने की, नॉर्मल वॉकिंग करने की, लेज़ी लोग या हेल्दी लोग जो बॉडी नहीं हिलाते हैं, उनके भी एक्ने ज़्यादा हो सकता है। इसका पूरा हार्मोनल लिंक है कि वेट गेन होने से या वेट ज़्यादा होने से एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है, वो एग्जिस्ट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट और बढ़ता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही एक्ने भी इंक्रीज़ होता है। एक्ने जहाँ तक नॉर्मल माने तो टीनेजर्स में तो नॉर्मली होता है, बट कई बार पोस्ट द एज ऑफ 20 एक्ने हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई इनमें से कोई फैक्टर होगा कि या तो कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स गलत यूज़ कर रहा है, कोई स्किन केयर रूटीन गलत है, या हाइजीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, जो डर्ट है, जो दिन भर का जो पोल्यूटेंट्स है, ये सब फेस पे इकट्ठी हो रही है, फेस वॉश नहीं हो रहा है, तो इस वजह से एक्ने होते हैं। और डेफिनेटली प्रॉपर जिनकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, उनमें उनकी भी एक्ने होने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। और जो पतले लोग होते हैं उनमें एक्ने नहीं होते, ऐसा भी सुना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ज़्यादा है तो दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मोटे लोग और पतले लोग एक्ने का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो हेल्दी लोग होते हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने होता है। एंटी एक्ने प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, सच में काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक्ने के अगेंस्ट कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे सैलिसिलिक, उनके ऑइंटमेंट्स आते हैं, सिरम्स आते हैं, डेफिनेटली काम करते हैं। रेटिनॉइड्स बहुत अच्छे काम करते हैं, बट डेफिनेटली उसकी कितनी कंसंट्रेशन कोई पेशेंट लगा रहा है, सेल्फ ट्रीट कर रहा है, इवन यही प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में लगा लिए तो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो डेफिनेटली एक गाइडेंस के बिना ये प्रोडक्ट नहीं लगाने चाहिए। मार्केट में है, बट कितना कंसंट्रेशन यूज़ करना चाहिए आपको, वो गाइडेंस लेनी चाहिए। डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए एक्ने को लेके? क्योंकि जैसे आपने प्यूबर्टी का बताया कि उस एज में सभी के होते हैं, तो उस टाइम तो इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद किस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा इग्नोर करना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो ये इनफैक्ट कह रही हूँ कि टीनेजर्स में एक्ने होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ठीक है, एक दो हो रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर काफ़ी एक्ने हो रहे हैं तो भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत है। बिकॉज एक्ने जब जितनी देर तक स्किन पे अनट्रीटेड रहेंगे, उतने डीप होते जाएंगे, उतना ही इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा, और उतने ही निशान रह जाएंगे और स्कार्स रह जाएंगे। एक्ने स्कार्स होते ही इसलिए हैं क्योंकि टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता एक्ने को, और टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो वो गड्ढे के फॉर्म में लेटर,
क्योंकि हम एक्ने स्कार्स के पेशेंट्स लगभग 30-35 इयर्स के होते हैं और वो बताते हैं कि हमारे टीनेजर्स वाली एज में हमारे एक्ने होते थे, उसके हैं ये स्कार्स। अच्छा, तो इतने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एक्ने के। एक्ने स्कार्स को रोक सकते हैं क्या? जी, एक्ने स्कार्स को बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं अपन हम्म, कि अपन अवेयर हो कि हम्म, एक्ने को ट्रीट ना करने के कॉन्सिक्वेंस होता है एक्ने स्कार बेसिकली। हम्म, तो इसीलिए जब भी एक्ने हो, अम, ठीक है, 2-3 से ज़्यादा हो, का पूरे फेस पे हो, तो उसको निगलेक्ट नहीं करने चाहिए। इवन अर्ली एज में, जैसे कि 13-14 ईयर्स की एज में अगर स्टार्ट हो जाते हैं एक्ने, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यही मैसेज मैं देना चाहूँगी टीनेजर्स को स्पेशली, कि अगर आप निगलेक्ट करोगे, हम्म, अगर आप वही जंक फूड खाते रहोगे, अगर आपने केयर नहीं करी अपनी स्किन की एट दिस एज, हम्म, तो आगे जाके गड्ढे हो जाएंगे, एक्ने स्कार्स हो जाएंगे, जिसका ट्रीटमेंट कोई दवाई नहीं होती। फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेज़र ट्रीटमेंट से ही एक्ने स्कार्स ठीक होते हैं। तो इट्स बेटर कि हमें बैक इन दी रेट्रोस्पेक्ट पे चलना चाहिए कि हम ये ध्यान रखें कि एक्ने स्कार्स हो ही ना, और वो तभी ना नहीं होंगे जब हम एक्ने को टाइम पे ट्रीटमेंट ले लें और प्रॉपर गाइडेड ट्रीटमेंट ले लें। ऐसा भी कुछ है क्या कि फीमेल्स में कम होंगे एक्ने या मेल्स में ज़्यादा होंगे, कुछ नहीं, जैसा कि मैंने जेंडर का? कहा कि टीनेजर्स में तो मेल फीमेल सेम ही रेशियो हम्म, होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि जो एक एडल्ट ऑनसेट एक्ने होता है, जिसको हम जो आफ्टर द एज ऑफ 25 एक्ने होता है, वैसे नॉर्मली एक्ने टीनेजर्स में होता है, बट कई बार बहुत केसेस में कुछ फीमेल्स होती हैं जिन्हें हम्म, हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज होते हैं, हम्म, तब 25 के एज के बाद एक्ने आने लगते हैं, हम्म, तो उसको एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं। तो उस एज ग्रुप में कह सकते हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है। एक सिंड्रोम होता है पीसीओडी, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम बोलते हैं। वो ओवरीज का एक कंडीशन होती है जिसमें ओवरी फॉलिकल्स ज़्यादा में फॉलिकल्स होते हैं, बल्कि हम्म, ओवरीज होती हैं। हम्म, उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसका एक इम्पैक्ट स्किन पे आता है एक्ने के फॉर्म में। तो इसीलिए आफ्टर द एज ऑफ 25 कह सकते हैं कि एक्ने फीमेल्स में ज़्यादा मिलते हैं। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उनकी वजह से भी एक्ने ठीक होते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं उनसे? जी, एक टाइप ऑफ एक्ने होते हम्म, हैं जिसको एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं, हम्म, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने हो रहे हों हम्म, फीमेल्स में। हम्म, तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, तो वो ली जा सकती है टू बैलेंस द हॉर्मोन्स। एक्ने इस एज में हो ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, हम्म, और उसको बैलेंस करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती है, जिस वजह से एक्ने में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो यस, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उससे एक हद तक एक्ने ट्रीट कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर द एज ऑफ 25 इन फीमेल्स, अगर एक्ने हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा हो। मेल्स में तो ऐसा होता ही नहीं होगा। नहीं नहीं, मेल्स में नहीं लिया जाता। जो ब्लैकहेड्स होते हैं इनको सेफली कैसे रिमूव करें अगर किसी के हो रहे हो तो? सेफ तो प्रोसीजर होता है, उसको कॉमेडॉन एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ब्लैक हम्म, हेड्स और वाइट हेड्स को साइंटिफिक टर्म में कॉमेडॉन्स बोलते हैं। हम्म, ये एक बहुत सिंपल टाइप का एक्ने होता है, हम्म, जिसमें कोई मवाद नहीं होता है, पस नहीं होता है, जिसमें ब्लैक डॉट की तरह से दिखता है ब्लैक हेड, और वाइट कलर के छोटे छोटे बम्स की तरह दिखता है। तो इनको कॉमेडॉन्स बोलते हैं। और यूजुअली ये एक म, मतलब इसका ट्रीटमेंट जो है वो इतना सिंपल नहीं होता जितना सिंपल ये एक्ने होता है। ये तो ग्रेड 1 एक्ने है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट सिर्फ कोई मेडिसिन से नहीं होते हैं ज़्यादातर। ठीक ठीक है, 20% रिलीफ आ जाता है, बट इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको कॉमेडॉन एक्सट्रैक्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हटाया जाता है। अच्छा। जी। जो एक तो एक्ने के अंदर पस होते रहे कि ब्लैकहेड्स होते हैं अलग अलग होते हैं,
ये किस किस वजह से अलग अलग होते हैं? जी, एक्ने की सिवियरिटी ग्रेडिंग होती है। अच्छा। एक्ने बहुत सिंपल ग्रेड 1 भी हो सकता है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और सबसे सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने ग्रेड 4 एक्ने होता है, जिसमें बड़े बड़े नोड्यूल्स होते हैं, पस होता है और इनफैक्ट वो जब ठीक होते हैं तो स्कार्स भी रह जाते हैं। तो अच्छा। वो ग्रेड 4 होते हैं और ग्रेड 1 जो होता है वो सिंपल जैसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं। तो ये सिवियरिटी डिपेंड करती है, एक तो आपकी स्किन टाइप कैसी है, आप कितनी केयर करते हैं स्किन की, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सिवियर एक्ने हुआ है। अगर आपके ऑयली स्किन है तो चांसेस हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा सिवियर टाइप का ग्रेड 2 या ग्रेड 3 टाइप का एक्ने हो। केयर नहीं करते हैं तो भी ग्रेड 2 ग्रेड 3। ग्रेड 1 एक्ने तो कभी ना कभी किसी ना किसी को हो ही सकता है। सो वो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ एक्ने होता है। अब इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। आजकल मार्केट में हर तरह के अलग अलग नाम से बिक रहे हैं, जैसे रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल अलग बिक रहा है प्रोडक्ट। तो ये कैसे काम करते हैं ये? जी, रेटिनॉल एक बहुत अच्छी मेडिकेशन है एक्ने के लिए। हम्म। इसके और भी एडवांटेजेस हैं कि ये एक एंटी एजिंग के फॉर्म में भी यूज़ की जाती है इन हम्म। फॉर्म ऑफ सिरम्स, हम्म। जो कि फाइन लाइंस को भी टारगेट करती है। और रेटिनॉल एंटी एक्ने के ट्रीटमेंट में भी इंक्लूडेड है, क्योंकि रेटिनॉल जो है एक तो इन्फ्लेमेशन कम करती है, जो बैक्टीरिया एक्ने कॉज करता है उसके अगेंस्ट भी काम करती है। इनफैक्ट जो ऑयलीनेस है वो भी कम करती है रेटिनॉल, थोड़ी ड्राइनेस करती है। तो ये सारे फैक्टर्स पे काम करता है रेटिनॉल। सो रेटिनॉल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एक्ने के लिए। इसके लिए कोई एज फिक्स होती है कि इसकी आइडियल एज क्या होती है जिसमें यूज करना चाहिए? नहीं नहीं, रेटिनॉल तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल को। लेकिन हम अगर एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहते हैं रेटिनॉल से तो वो हमें 30 के बाद ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा। जी एक और है हाइलुरोनिक एसिड, जी। ये कैसे काम करता है? हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी स्किन में मिलता है ना। और ये एज वी एज कम होता जाता है। ठीक है, ये हमारी स्किन के 3 लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस होती है और एक हाइपोडर्मिस होती है। डर्मिस जो लेयर होती है वो मेनली वाटर की बनी हुई होती है और ऐसे प्रोडक्ट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको एक हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो वाटर अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारी यूथफुलनेस है वो 2-3 बहुत की एलिमेंट्स होते हैं हमारी स्किन में, उसकी वजह से होते हैं। जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, इनकी वजह से होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये कम होते जाते हैं। इनका प्रपोर्शन हमारी स्किन में जो नेचुरली प्रेजेंट होता है वो कम होते जाता है। तो इसीलिए आजकल मार्केट में हाइलुरोनिक एसिड के इंग्रेडिएंट्स के फॉर्मुलेशंस आने लग गए हैं, जेल के फॉर्म में और ओरल सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में भी। तो ये एक तरह से हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो नेचुरली हाइलुरोनिक एसिड से हमें मिलता है। अब वो जो क्योंकि कम होता रहता है इसीलिए हमें बाहर से ले सकते हैं हम, ताकि हाइड्रेशन रिस्टोर हो इन फॉर्म ऑफ क्रीम्स, इन फॉर्म ऑफ सिरम्स, जेल। इनफैक्ट इंजेक्शंस भी आने लग गए हैं हाइलुरोनिक एसिड के, जो स्किन में लगते हैं। उनको बायोमोड्यूलेटर्स भी बोलते हैं, स्किन बूस्टर्स भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से हाइड्रेशन के काम आते हैं। विटामिन सी जो सीरम आती है, इसके क्या बेनिफिट है? विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हमारा स्किन कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड है, एक्सपोजर होता है यूवी रेडिएशन से, पोल्यूटेंट से, डर्ट से। तो इन सब चीज़ों से हमारी स्किन में ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं इसको। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइंस ऑफ अर्ली एजिंग। अच्छा। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, विटामिन ई, ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी की बात करें तो ये बहुत अच्छा
डीपिगमेंटिंग एजेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट रोल के साथ साथ ये स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करता है, क्योंकि जो हमारी एक सेलुलर लेवल पे मिलानिन एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से हमारा स्किन का कलर है, जो थोड़े फेयर लोग होते हैं उसमें उनमें कम मिलानिन होता है, और जो थोड़े डार्कर इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मिलानिन ज़्यादा होता है। तो मिलानिन के बनने के पाथवे में काम आता है विटामिन सी। आजकल हम सुनते हैं ग्लूटाथाइन यूज करते हैं, इनसे क्या फ़ायदा होता है? तो पहले हमें समझना चाहिए कि ग्लूटाथायोन है क्या। ग्लूटाथायोन एक अगेन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ना। सेलुलर लेवल पे बात करें तो बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, जिसमें से एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन का एक एडेड एडवांटेज ये है कि वो मिलानिन का प्रोडक्शन कम करता है। मिलानिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन को कलर देता है, तो वही स्किन लाइटनिंग के लिए हम ग्लूटाथायोन को यूज़ करने लग गए हैं आजकल। तो सेफ है ये? जी बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा। ये बेसिकली पहले तो सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये स्किन लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। पहले तो ये क्रीम्स के फॉर्म में आता था, क्रीम्स या टैबलेट्स, और इवन सबलिंगुअल टैबलेट्स आती थी, लेकिन अब ये आईवी फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, जो एक हद तक सेफ़ है, लेकिन हमें पहले प्रॉपर टेस्टिंग करनी होती है। डायरेक्ट नहीं लगाते कभी भी, हमेशा एक टेस्टिंग ज़रूरी होती है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट पे ये ग्लूटाथायोन सूट कर रहा है कि नहीं, तो उसको सेंसिटिविटी टेस्टिंग बोलते हैं। तो आफ्टर ये दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बिफोर वी इंजेक्ट ग्लूटाथायोन। तो अगर उस सेंसिटिविटी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी आर ओपन टू इंजेक्ट ग्लूटाथायोन, लेकिन सेंसिटिविटी करने के बाद ही। जो फेस रोलर और जो फेस योगा होते हैं, ये भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं क्या? कैसे काम करते हैं ये? जी फेस योगा फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं। फेस में हमारे बहुत सारे मसल्स होते हैं जो फेस के एक्सप्रेशंस के काम आते हैं, स्माइल के काम आते हैं, जब गुस्सा करते हैं तो काम आते हैं, ऊपर नीचे जो भी फेस के मूवमेंट्स हैं उसके काम आते हैं। फेशियल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फेस योगा उनको टोन करने में हेल्प करता है, और कुछ बल्की फेसेस होते हैं उनके लिए फेस योगा अच्छा होता है, ताकि जो फेशियल मसल्स हैं स्ट्रेंथन और टोन्ड रहें। तो फेस की शेप को भी एक अच्छा एक स्कल्प्टेड अपीयरेंस आती है फेस योगा से, रेगुलरली करने से। हाइड्रा फेशियल क्या होता है, कैसे करते हैं इसको? हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत बूम पे है, एक तरह का मेडिफेशियल है। हाइड्रा फेशियल जैसे कि नाम में है, हाइड्रा मीन्स वाटर और फेशियल, तो बेसिकली ये वाटर और कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से किया जाने वाला एक फेशियल है। तो हाइड्रा फेशियल एक तरह का मेडिफेशियल है। मेडिफेशियल मतलब मेडिकल ग्रेड फेशियल। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फेशियल जो एक सैलून में किया जाता है। एक सैलून में जो ट्रेडिशनल फेशियल है वो सेम टाइप के स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कभी स्किन को एनालाइज नहीं करते कि आपकी स्किन टाइप ऐसी है तो हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक जो मेडिफेशियल है वो सबसे पहले तो ये डिफरेंस है कि एक क्लिनिक पे होता है और एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में होता है। वो एक्सपर्ट या तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो जिसने स्किन की स्टडी करी हुई है फॉर इयर्स। तो एक तो अंडर सुपरविजन होता है, एक क्लिनिक इन्वायरमेंट में होता है, एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पे क्लेanलीनेस बहुत मेजर फैक्टर है, जहाँ पे पूरा इन्फेक्शंस का ध्यान रखा जाता है। और थर्ड कि इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी स्किन को हम जज करते हैं और उस हिसाब से हम प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स भी US FDA अप्रूव्ड होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेफ़ होते हैं। तो ये डिफरेंस है एक मेडिफेशियल वर्सेस ट्रेडिशनल फेशियल जो सैलून्स में होते हैं।
दूसरी बात, हाइड्रा फेशियल की बात करें तो ये वन ऑफ द टॉप मेडिफेशियल्स में आता है आज। तो हाइड्रा फेशियल आजकल मोर और लेस सबके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर कोई किसी को कोई इवेंट में जाना हो, कोई ब्राइड है, कोई ग्रूम है, वो सब करवा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ नॉर्मली कोई रिलैक्सेशन के लिए किसी को कोई प्रोसीजर कराना है अंडर अ सुपरवाइज्ड सेटअप, तो हाइड्रा फेशियल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें एक विजिबल इंस्टेंट ग्लो आता है, स्किन रेजुविनेशन होती है, और एक फील गुड इफेक्ट होता है। अच्छा, जी वो जो फेस मास्क यूज करते हैं आजकल लोग, ये कैसे स्किन के लिए अच्छे होते हैं? जी, फेस मास्क तो बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर रिलैक्सेशन स्किन के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब टायर्ड होते हैं, तो एक कोलाजन फेस मास्क, हाइलोरॉनिक फेस मास्क, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से बने हुए फेस मास्क आने लग गए हैं, जो कि अच्छा उनके बेनिफिट्स होते हैं, कामिंग फीलिंग देते हैं स्किन को, रिलैक्सेशन और एक हाइड्रेशन। ये 3 बेनिफिट्स हैं मास्क के, रिलैक्सेशन, कामनेस एंड हाइड्रेशन। अच्छा, यूवी लाइट मास्क पे आते हैं क्या आजकल कुछ? यूवी लाइट नहीं, एक्चुअली एलईडी मास्क आते हैं। ये बेसिकली कुछ लाइट्स यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट होती है, जिसमें आपने सुना होगा विबग्योर एक लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन। तो हम एलईडी में रेड और ब्लू लाइट के बेनिफिट्स यूज़ करते हैं। तो रेड लाइट जो होता है वो इन्फ्लेमेशन कम करता है और कोलाजन रिमॉडलिंग और स्टिमुलेशन का काम करता है। और जो ब्लू लाइट है वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो एक्ने होने की टेंडेंसी कम करता है। सो एलईडी लाइट्स के ये एडेड बेनिफिट्स हैं। बैरियर रिपेयर क्या होता है? बैरियर रिपेयर, जैसा कि मैंने अभी इनिशियली बताया था कि जो स्किन है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है उसका बैरियर, कि एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, एक चट्टान की तरह एक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है एक बैरियर की तरह, इसीलिए उसको बैरियर फंक्शन, मेन फंक्शन उसका बैरियर फंक्शन है। हमारे इन्फेक्शन से बचाती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो ये बैरियर रिपेयर, क्योंकि डेफिनेटली इतना एक्सपोजर होता है तो बैरियर की जो इंटीग्रिटी है वो भी वीक होती जाती है। तो बैरियर रिपेयर क्रीम्स आती हैं इन फॉर्म ऑफ सिरामाइड्स, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें, तो इसको बैरियर रिपेयर कहते हैं, जो मॉइस्चराइजर्स का रोल होता है बैरियर रिपेयर, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, फिलर, बोटॉक्स, इन सब का क्या होते हैं ये? जी, फिलर्स एंड बोटॉक्स एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है। ये नॉर्मल स्किन केयर रूटीन नहीं होता, ये एक अच्छा। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 40 आई वुड से एजिंग इफ़ेक्ट्स बहुत विजिबल होने लग गए हैं। हालांकि देखा जाए तो एजिंग इफ़ेक्ट्स तो एज अर्ली एज 25 से स्टार्ट हो जाते हैं, बट जो लोग बॉदर होते हैं वो पोस्ट 35 की एज से होते हैं। कैसे काम करते हैं ये? देखिए, बोटॉक्स तो एक ब्रांड नेम है, इसको एक्चुअली बॉटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं। अच्छा। बॉटुलिनम टॉक्सिन एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है। ये आपकी जो मसल्स हैं उसको वीकन करता है। अच्छा। तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो हम फेस के एक्सप्रेशंस हैं, स्माइल करते हैं या गुस्सा करते हैं, उसकी वजह से हमारे फेस पे रिंकल्स भी आते हैं। जैसे स्माइल करते हैं तो यहाँ पे क्रोस फीट करके यहाँ पे लाइंस बनती हैं, है ना, और जैसे गुस्सा करते हैं ये फ्राउन लाइंस होते हैं, या ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं फोरहेड लाइंस होती हैं। तो ये कुछ लोगों में बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दीज मसल्स। तो उसको वीकन करने का काम करता है बॉटुलिनम टॉक्सिन। अच्छा। ये टॉक्सिन मसल्स को वीकन करता है और ये जो फाइन रिंकल्स और लाइंस हैं उसको रिड्यूस करता है। तो अपने आप ही एक क्योंकि रिंकल से एजिंग इफेक्ट दिखता है, तो अगर रिंकल स्मूथ हो जाए इन ट्रीटमेंट से तो एंटी एजिंग इफेक्ट आता है। अच्छा। फिलर्स की बात करें तो एज वी एज हमारे फेस पे
वॉल्यूम लॉस होता है। हमारा फेस पे कुछ फैट पैड्स हैं और जिसकी वजह से पूरा एक कॉन्टूर, एक शेप, एक अच्छा कुशन इफेक्ट होता है जो फैट पैड्स की वजह से होता है। तो जब ये हम एज करते हैं तो फैट पैड्स जो हैं वो थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो पोस्ट 50 विमेन है उनमें थोड़ा कह सकते हैं वॉल्यूम लॉस होता है, पतला फेस हो जाता है, जिसकी वजह से एजिंग लगती है। एजिंग डलनेस आ जाती है थोड़ी। डलनेस तो है ही, वो तो कॉम्प्लेक्शन डल होने का अलग चीज़ है। बट जो वॉल्यूम लॉस होता है वो इसी वजह से होता है कि जो फैट है, फेस का फैट है, वो कम हो जाता है। इस वजह से बहुत संकन सी अपीयरेंस होती है कुछ फीमेल्स में। वो चीज़ ठीक करने के लिए फिलर्स मतलब फिलिंग इफेक्ट। तो फिलिंग इफेक्ट लाने के लिए जैसे आप कंपेयर कर लीजिए एक स्किन टाइप जैसे कि जो 25 to 30 इयर्स की स्किन है, वो थोड़ी प्लम्ड है, थोड़ी उठे उठे से कॉन्टूर है, एज़ कंपेयर टू पोस्ट 50 की एज में जो वुमेन होती हैं उनकी थोड़ी संकन अपीयरेंस होती है, ये चीक्स दब जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, उसको वॉल्यूम लॉस कहते हैं। तो ये चीज़ ठीक करने के लिए फिलर्स काम आते हैं। सो ये फिलर्स एंड बोटॉक्स दोनों ही आजकल बहुत कॉमनली डन प्रोसीजर्स हैं, लेकिन एंटी एजिंग के लिए। ये एफडी अप्रूव्ड होते हैं क्या? जी, दे आर FDA अप्रूव्ड एंड बिल्कुल ये एक बहुत स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट्स हैं। सेफ है मतलब ये? जी बिल्कुल सेफ है। अच्छा, इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए साइड इफ़ेक्ट्स तो एक सिंपल सी एलोवेरा जेल से भी हो सकते हैं, तो ये तो हाई एंड मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर कोई भी कर ले तो साइड इफ़ेक्ट्स तो डेफिनेटली होते हैं। तो एक स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट या एक स्किल्ड इंजेक्टर से ही इंजेक्ट कराना चाहिए, अदरवाइज तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। यही करवाने के बाद में इनका असर कितने टाइम तक रहता है? जी बोटुलिनम टॉक्सिन का इफेक्ट 4 to 6 मंथ्स तक रहता है। अच्छा, और फिलर्स का आप कह सकते हैं 8 to 10 मंथ्स तक रहता है। तो उसके बाद वापस रिपीट करवाएं फिर इनको? वो पेशेंट का कॉल है। ऐसा अच्छा, नहीं है कि एक सेशन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन लिया तो बार बार कराना पड़ेगा। ये एक अच्छा। अगेन एक बड़ा मिथ है जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि करते रहना पड़ता है। अगर आपको इफ़ेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं उनके, तो लोग चाहते हैं कि हम और करवाएं, क्योंकि हर एक प्रोसीजर का एक शेल्फ लाइफ होती है। जैसे आपने बोटुलिनम टॉक्सिन का प्रोसीजर कराया तो उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, बट वर्स नहीं होगा। जो अभी स्टेज है वैसी की वैसी वापस हो जाएगी। सो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वापस कराते रहना पड़ेगा। वो फीमेल्स को इफ़ेक्ट अच्छा लगता है पेशेंट्स को, इसीलिए वो वापस कराना चाहते हैं। तो आप चाहो तो आप करा सकते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट, इफ़ यू नॉट अप फॉर इट, कोई कंपल्शन नहीं है कि एक कराया तो कराते रहना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। हम सेलिब्रिटीज़ की स्किन देखते हैं, काफ़ी ग्लोइंग स्किन होती है, क्या सीक्रेट्स हैं उनके ऐसे? अब ये तो सीक्रेट है, तो सीक्रेट अच्छा। ही उन्हीं को पता होगा सीक्रेट। बट द थिंग इज कि सेलिब्रिटीज रियली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, नॉट जस्ट स्किन, देयर होल बॉडी। तो ये एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है। उनका जो प्रोफेशन है इट इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली। उनकी द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, द वे देयर स्किन लुक्स, उनकी बॉडी टाइप कैसी है, उनकी स्किन कैसी है, तो वो उस पे बहुत वर्क करते हैं। सो अगेन आई वोंट से कि मतलब स्किन अच्छी तभी लगती है व्हेन देयर इज़ वर्क डन, है ना। उस पे उसका ख्याल रखते हैं स्किन, तो स्किन भी अच्छी लगेगी और आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सेलिब्रिटीज़ काफ़ी टाइम देते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को। इनफैक्ट वो खाते भी बहुत हेल्दी हैं। फूड इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। आपकी स्किन कैसी लग रही है, व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर। अभी आपने बताया डाइट के लिए, तो डाइट का स्किन हेल्थ पे कितना इफेक्ट आता है? जी बहुत इफ़ेक्ट आता है। लाइक आई सेड व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर। तो आप अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी फूड खाने से आपकी स्किन में अलग ही ग्लो आता है। हेल्दी फूड is a combination of a lot of fruits, vegetables, antioxidants, proteins, balanced food. जंक फूड खाने से तो आपकी स्किन में इतना ज़्यादा
बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम्म, जैसे कि आपकी स्किन पे एक्ने नंबर 1, हम्म, डल भी होती है स्किन। सो आप जो अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो स्किन पे इम्पैक्ट करता है। और ऑफ कोर्स फिज़िकल एक्टिविटी आपकी कितनी है, आप अपने कितना मोबाइल हैं अपने लाइफ में, कितना वर्कआउट करते हैं, वो भी सब। इट इज़ बेसिकली स्किन केयर इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, नॉट जस्ट कि आप सिर्फ ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स एंड सीरम्स लगा रहे हैं। अपनी स्किन आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, तो आपको हर एंगल से उसका ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट यू ईट, व्हाट यू ड्रिंक। ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा स्मोकिंग के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन पे। स्मोकिंग ज़्यादा करने से साइंस ऑफ अर्ली एजिंग हो जाती है, आप एज ज़्यादा फास्टर करते हो। इवन अल्कोहल से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन पे। तो इसीलिए आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, एवरीथिंग हैज़ अ मेजर मेजर इम्पैक्ट ऑन योर स्किन हेल्थ। ऐसी कोई 3 चीज़ें आप बताओगे जिनको डेली यूज में लेना चाहिए, उससे स्किन हेल्दी रहती है? इफ़ यू टॉक अबाउट डाइट, कि हम्म, डाइट में क्या लें, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी खाने चाहिए। हम्म, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि मैंने कहा कि जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हमारे स्किन पे, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स सिर्फ लगाने के ही नहीं होते, फूड में भी फूड होते हैं विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि बेरीज हो गया, हम्म, अपने बेल पेपर्स, जो कलरफुल कैप्सिकम होते हैं, बेल हम्म। पेपर्स, वो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हैं। जैसे कि एवोकाडो एक बहुत अच्छा सुपर फूड है, वो भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स इज़ अ मस्ट। देन almost 3 to 4 liters of water every day, and third would be good liberal amount of moisturizer and sunscreen. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, तो सप्लीमेंट यूज करते हैं वो। तो कौन से सप्लीमेंट ऐसे हैं जो उनको यूज करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, ओरल सप्लीमेंट्स आर गुड, बिकॉज क्या होता है कि हमारा जो डाइट है वो कई बार सफिशिएंट नहीं होता है टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो हम्म, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। हम्म, तो इसलिए कुछ सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी भी होता है। हम्म, जैसे कि कुछ हम बायोटिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम्म, फॉर हेल्दी हेयर। हम्म, हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हम्म, ज़्यादातर प्रोटीन इनटेक भी स्पेशली वेजिटेरियंस का इतना इनफ नहीं होता है, तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन भी ठीक है। विटामिन सी सप्लीमेंटेशन भी अच्छा है, बिकॉज वही कि डाइट में विटामिन सी भी इनफ नहीं होती है, तो विटामिन सी टैबलेट्स, वही एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑन स्किन, ये दोनों एडेड बेनिफिट्स है। विटामिन ई इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फॉर हेल्दी स्किन। ठीक है, तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमें ले सकते हैं। इवन कई बार हमारे स्किन पे और हेयर पे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के इफ़ेक्ट्स आते हैं, हम्म, जैसे हेयर फॉल काफ़ी कॉमन है हम्म, ड्यू टू विटामिन D डेफिशिएंसी। हम्म। तो विटामिन D सप्लीमेंटेशन भी लेना चाहिए। विटामिन B12 की भी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं अगर डेफिशिएंसी है तो। शुगर अवॉइड करनी चाहिए? कुछ लोगों का ऐसे मानना है शुगर कम खाएंगे तो अपनी स्किन हेल्दी रहेगी। हाँ, बिल्कुल, शुगर तो इज़ नॉट गुड। कोई मतलब इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड, हमारे किसी बॉडी पार्ट के लिए अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट ठीक है टंग, टंग के टेस्ट के लिए लिए। हाँ। तो लेकिन शुगर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम्म, ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, और इन्फ्लेमेशन से तो सब चीज़ें एग्रेवेट होती हैं। तो शुगर जो है एक बहुत प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। हम्म। तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करेगी तो बहुत सारे कंडीशंस प्रेसिपिटेट होते हैं। ज़्यादा पानी पीने से स्किन ग्लो करती है, सच है? हद तक, एक हद तक बिल्कुल सही है। हम्म। इसीलिए हम सब रिकमेंड करते हैं, हम वह खुद भी फॉलो करते हैं कि 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे तो पीना ही चाहिए। कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि अगर वो एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन ज़्यादा हेल्दी रहेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक तरह का मिथ है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो
बहुत लोगों को सूट नहीं करते हैं, और कुछ काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत सूटेबल होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर स्किन एंड चीप प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड। आजकल हेयर्स की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों में। मेल्स में सिर में बाल उड़ते जा रहे हैं, बाल्डनेस होती जा रही है, फीमेल्स में फेस पे हेयर आ रहे हैं। क्या रीज़न है इनका? देखिए, हेयर के दो कंडीशंस हो सकते हैं, एक तो हेयर लॉस, हेयर फॉल, हम्म, और एक एक्सेसिव हेयर। तो हम अगर हेयर फॉल की बात करें, हेयर फॉल से तो सभी परेशान हैं, और हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेयर को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, और वो हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो हम जो डाइट में लेते हैं उसका इम्पैक्ट हेयर पे आता है। तो जो लोग प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं लेते हैं, जो लोग हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, इस वजह से हेयर फॉल होता है। विटामिन रिच फूड नहीं खाते हैं, उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कॉज है हेयर फॉल का। दूसरा, नॉर्मल सीज़न चेंज, आप पानी कौन सा यूज़ कर रहे हैं सर हेड वॉश करने के लिए, उस पे भी कुछ लोग, फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कहीं एरियाज़ में, तो उनमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ये भी फैक्टर है। एंड वन फैक्टर विच इज़ ऑफन निगलेक्टेड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से मेजर मेजर इम्पैक्ट होता है हेयर पे। हेयर वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल होता है। इसको तो एक एंटिटी है, टीलोजन एफ्लूवियम, वो कहते हैं कि कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से कुछ महीनों बाद जो हेयर फॉल होता है उसको टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। तो अच्छा। मेंटल स्ट्रेस इज अ मेजर मेजर कॉज फॉर हेयर फॉल। अच्छा। जी। और एक्सेसिव हेयर? एक्सेसिव हेयर एक मेडिकल कंडीशन है। अब ये जो कंडीशन है, या तो कई बार बहुत लोग, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि ये मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कुछ फेयरनेस क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनमें स्टेरॉइड्स होता है, और वो ओपनली केमिस्ट और फार्मेसी पे ऑन द काउंटर अवेलेबल रहते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। काफ़ी सस्ती भी आती हैं, एंड दे आर वेरी पॉपुलरली नोन एज फेयरनेस क्रीम्स। तो ये जो क्रीम्स हैं जो बिना सुपरविजन के स्पेशली फीमेल्स लगाने लग जाती हैं एंड अपनी स्किन पे लगाती रहती हैं, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये स्टेरॉइड्स के बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन में। ये इन द लॉन्ग रन स्किन पतली करती है धीरे धीरे, तो उसको स्किन एट्रोफी बोलते हैं। इतनी पतली भी हो जाती है कि अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स भी दिखने लग जाती हैं कई बार। स्किन बहुत सेंसिटिव और रेड दिखती है, बिल्कुल रैशेस हो जाते हैं, कई बार एक्ने भी हो जाते हैं अगर स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस मतलब, हाइपर मीन ज़्यादा एंड ट्राइकोसिस मतलब हेयर। तो फेशियल हेयर जो है वो स्टेरॉइड क्रीम्स की वजह से बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है फेशियल हेयर। अगर ऐसा कोई नहीं है फैक्टर, तो दूसरा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर कुछ फीमेल्स हैं जिनमें हॉर्मोन्स, जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर जो है, हेयर इंक्रीज़ हो जाती है, हेयर की ग्रोथ, स्पेशली फेशियल हेयर। अच्छा। स्पेशली वो मेल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया जो होता है, जो बियर्ड एरिया होता है जो मेल्स का, या ये मुस्टैश वाला एरिया होता है, उधर फीमेल्स की जो हेयर ग्रोथ होती है उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, जो हार्मोन से रिलेटेड होता है। अच्छा, तो इनका ट्रीटमेंट क्या है अगर किसी के ऐसा हो रहा हो तो? देखिए, अगर एक्सेसिव हेयर है, अब वो जो हेयर आ गए हैं उनका ट्रीटमेंट तो ये है कि हम लेज़र हेयर रिडक्शन करें। लेज़र हेयर रिडक्शन एक तरह से उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है फेशियल हेयर के लिए, या कहीं कोई भी बॉडी पार्ट के हेयर के लिए। अगर अनवांटेड बॉडी हेयर हैं, स्पेशली फेस पे, तो लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ अ वेरी वेरी, मतलब क्लोजेस्ट टू परमानेंट ऑप्शन है कि हम परमानेंटली वी कैन गेट रिड ऑफ दोज हेयर। बट वही है, लेज़र हेयर रिडक्शन है, इसका मतलब लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है। तो रिडक्शन है यानी कि 80% तक रिडक्शन हो जाता है, बट 20 to 30% हेयर फिर भी रह जाते हैं।
एक होती कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, दूसरी होती मेडिकल डर्मेटोलॉजी, इनमें क्या डिफरेंस है? जी, मेडिकल डर्मेटोलॉजी तो मेडिकल स्किन की जो कंडीशंस हैं हम्म। उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सोरियासिस हो गया, हम्म। विटिलिगो हो गया, ये हम्म। मेडिकल स्किन कंडीशंस हैं अच्छा। जिनका ट्रीटमेंट होता है। सो दैट इज़ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। एंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ डर्मेटोलॉजी ओनली, जिसमें हम आपकी स्किन का अपीयरेंस ठीक करते हैं। जैसे सपोज़ किसी को एक्ने स्कार्स हो रहे हैं, वो भी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में ही उसका ट्रीटमेंट आता है, क्योंकि एक्ने स्कार्स इज़ कंडीशन जिसका आपका कोई बहुत ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट, लेकिन वो हमारी स्किन को बेटर करने के लिए है। सो वो चीज़ें आती हैं अंडर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या स्किन केयर, आप हेल्थ पे कैसे ध्यान देते हो? आपका क्या रूटीन है? देखिए, स्किन केयर जो है वो सिर्फ स्किन से लिमिटेड नहीं है, वो हम्म। पूरी बॉडी की केयर करना होता हम्म। है। तो वही है, होलिस्टिक हमें केयर करनी चाहिए। हम्म। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड खाऊं, मैं शुगर अवॉइड करती हूँ, मैं फ्राइड बहुत अवॉइड करती हूँ, इवन मैदा अवॉइड करना की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ, बट ऑफ कोर्स 100% नहीं होता है। बट यस, तो ये डाइट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जो मैं ट्राई करती हूँ फॉलो करने का। सेकंड इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। एक ना एक फिज़िकल एक्टिविटी, या तो आप वॉकिंग के फॉर्म में, रनिंग के फॉर्म में, या कोई स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में मैं टेनिस खेलती हूँ। देन एक फिज़िकल एक्टिविटी के अलावा हमें और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, बिकॉज़ आप सुबह से लेके रात तक यू आर वर्किंग, यू आर अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस के पैरेलली हमें कुछ हॉबीज़ भी करनी चाहिए। तो हॉबीज़ जैसे कभी म्यूज़िक कर लिया, कभी पेंटिंग कर लिया। सो ये आई फील कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अ, अगर आप अंदर से हैप्पी हो, इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, देन यू आर हैप्पी फ्रॉम यू, योर स्किन ऑल्सो बिहेव्स लाइक इट इज़ हैप्पी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अंदर से खुश रहना चाहिए, जिसके लिए आपको काम करना है, एंड फिर आपकी स्किन अपने आप थोड़ी अच्छी लगेगी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो पब्लिक को, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बस अपना ख्याल रखें, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। अपनी बॉडी का तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए कि आपको डाइट जो है वो हेल्दी खानी है, आपको बॉडी को चलाना है, जितना मूवमेंट करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, वो इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बस्टर्स एक्टिविटीज़ करें। एंड स्किन के लिए आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है, अपने आप की स्किन को सन से प्रोटेक्शन देना है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है बेसिकली। या थैंक यू मैम, आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू।